सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन करेंगे। ये एक मैराथन क्लास होने वाली है। हर टॉपिक से 5-5, 6-6, 7-7 जो क्वेश्चंस हैं, 10 भी हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस को समझने से आप बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस का हमने इसमें सिलेक्शन किया है। और आज ये इंग्लिश ग्रामर रिवीजन की मैराथन क्लास होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड सेकंड, रीड मेंस या फिर किसी भी प्रकार के इंग्लिश के कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, किसी भी प्रकार का कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जो अभी आपको स्क्रीन पे चल भी रही है, वीनस वर्ल्ड। और किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी आपकी हो, किसी भी प्रकार की कोई सूचना आप चाहते हो, तो अभी स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप पे उन नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का डिटरमिनस से रिलेटेड है। डिटरमिनस का क्वेश्चन है, वुड यू लाइक डैश 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 कॉफी। तो एक बात ये ध्यान रखना है, कॉफी की जो स्पेलिंग है इसको जरूर ध्यान रखें आप। कई बार एग्जाम में कॉफी की स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। ये क्यों पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसकी बात समझने की है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, तो सामान्यतः हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करना चाहिए, INTERROGATI वे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी में से किसका प्रयोग करना चाहिए, सम और एनी में से एनी का प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार के सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट हो, इनविटेशन हो, तो आपको उस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी के स्थान पे किसका प्रयोग करना होता है, सम का प्रयोग करना होता है। इसलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। वुड यू, विल यू, यदि यहां विल यू लिखा हो, ठीक है, वुड यू लिखा हो, कैन यू लिखा हो, तो आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट है या फिर क्या है, इनविटेशन है। रिक्वेस्ट और इनविटेशन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी के स्थान पे सम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, आर यू श्योर देयर आर नॉट मोर लेटर्स टू पोस्ट। यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव भी हो, तो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, एनी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए भी, एनी का प्रयोग करना चाहिए। यहां देखिएगा आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और यहां क्या है, ये देखिएगा नेगेटिव भी है, तो आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे, आर यू श्योर देयर आर नॉट। वेरी नहीं लिखेंगे, लिटिल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मच नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा इसमें, एनी लिखेंगे। समझ में आ गई बात है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन को पूछने की एक वजह होती है कि ये इस वजह से पूछा हुआ है। तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, हर टॉपिक से 10-15 क्वेश्चंस आपको अलग से छांट लेने चाहिए और उन्हीं का फिर आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तीसरा देखिएगा, हाउ टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नीचे आपके पास ऑप्शन है मच, मैनी, मोर, लेस। देखिएगा यहां जो आपका टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के अर्थ में भी किया जाता है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। यहां है आपका समय, हाउ मच टाइम, तो क्या लिखेंगे आप यहां, हाउ मच टाइम लिखेंगे। हाउ और हाउ के बाद मच और मेनी का प्रयोग किया जाता है, वो उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है। यहां देखिएगा नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल, तो क्या आ गया, मच आ गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, तब क्या आ जाता वहां, मैनी आ जाता। समझ में आ गई बात। ये मैराथन क्लास है, लंबे क्वेश्चन सोल्व करने हमें, इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। हाउ टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्सेस। तो यहां क्या देखिएगा, टाइम जो वर्ड है यहां, ये आपका काउंटेबल है। यहां टाइम से अर्थ है कितनी बार, तो क्या लिखेंगे अपन, हाउ मैनी टाइम्स। तो यहां क्या लिखेंगे आप लोग के,
हाउ मैनी टाइम्स, ये लिखेंगे आप लोग। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आपने ये काम किया है, कितनी बार आप वहां जा चुके हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, मैनी टाइम्स आई हैव डन इट, बहुत बार मैंने ये किया है। तो यहां टाइम जो है वो कैसा नाउन, अभी आपका काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, मैनी का यूज यहां कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, फ्यू स्टूडेंट्स, हमने आपको बताने की कोशिश ये की है कि डिटरमिनर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किससे आता है, मच, मैनी, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, यहीं से आते हैं। और इनके क्वेश्चंस हम आपको यहां, स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड, इस प्रकार यदि रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस जुड़ा हो तो आप मान के चलिएगा कि वो सेंटेंस क्या चाह रहा है, डेफिनेट आर्टिकल द चाह रहा है। और यदि उसमें फ्यू और लिटिल का प्रयोग किया जा रहा है, यदि आपसे उसमें फ्यू लिटिल का प्रयोग पूछा है तो आप क्या करेंगे, द लिटिल या फिर द फ्यू लिखेंगे, जो भी वहां नाउन है। तो यहां क्या है, स्टूडेंट्स है, इसलिए क्या आ जाएगा यहां, द, ये आ जाएगा द। फ्यू तो इसमें लिखा हुआ है पहले से ही, तो क्या आ जाएगा यहां, द आ जाएगा। समझ में आ गई बात। कई बार देखिएगा लास्ट में दूसरी वाली फ्रेज में आपको आई हैड वर्ड मिलता है, सी हैड वर्ड मिलता है, ठीक है, वी हैड, दे हैड, ऐसा कोई आपको फ्रेज मिलती है, तब भी आप समझ लेना कि आपको क्या करना है, वहां द फ्यू का प्रयोग करना है, ठीक है भाई। देखिए हम आज टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत बातों पे चर्चा नहीं करेंगे, ये केवल और केवल रिवीजन क्लास है, ताकि आप जल्दी से जल्दी चीजों का क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, एड वावल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट, दो बातें समझनी है इसमें। पहला तो देखिएगा यहां जो लास्ट वर्ड है वो क्या है आपका, यहां लास्ट वर्ड एडजेक्टिव है, और जब लास्ट, फास्ट, नेक्स्ट, इनको आप लोगों को एडजेक्टिव के रूप में यूज करना हो तो इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ही गॉट द फर्स्ट डिवीजन, ही गॉट द फर्स्ट डिवीजन, ये लिखेगा, ही गॉट द फर्स्ट डिवीजन, ही गॉट द फर्स्ट डिवीजन। समझ में आ गई बात भी। यहां जो फर्स्ट है इसके साथ हमने क्या लिखा, आर्टिकल द लिखा, क्योंकि फर्स्ट का प्रयोग यहां एज एन एडजेक्टिव किया हुआ है। फर्स्ट का प्रयोग कई बार आपके एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, कैसे, एट फर्स्ट आई वुड लो, एट फर्स्ट आई वेंट देयर, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एट फर्स्ट, यहां जो फर्स्ट है ये आपका डिटरमिनर के रूप में यूज नहीं हुआ है, और ऐसी स्थिति में आपको यहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए यहां क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। द लास्ट कॉन्सोनेंट, वाउल वर्ड जो है यहां, ये क्या है, एक नाउन है, और किससे शुरू हो रहा है, देखिएगा किससे शुरू हो रहा है, वाउल। आप ये नहीं समझे कि वाउल है इसका मतलब ये वाउल से शुरू हो रहा है, इसकी फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो क्या लिखेंगे अपन, एड ए, क्या लिखेंगे, एड ए। आगे देखिएगा आप, इसमें आंसर हो गया होगा, कौन सा, डी आपका आंसर हो गया। आंसर आप करते रहना भी, एड ए वाउल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट। देयर इज हार्डली रीजन टू डाउट दिस हिज इंटेंशंस, देयर इज हार्डली, फटाफट आप लोग भी आंसर करते रहिएगा ताकि आप लोगों को लगे कि भी आपकी तैयारी किस स्तर की हो गई है। हार्डली, देखिएगा हार्डली जो वर्ड है ये सेमी नेगेटिव है, क्या है बेटा, ये सेमी नेगेटिव, NEGATI, सेमी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके बाद आप यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सेमी नेगेटिव वर्ड और कौन कौन से होते हैं, नेवर को सेमी नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, हार्डली है, स्केर्सली है, रेयरली है, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इनको सेमी नेगेटिव माना जाता है। और इनके बाद यदि आपको सम और एनी में से सेलेक्ट करना हो तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, एनी को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे बेटा, एनी को। तो हार्डली का मतलब क्या है, यहां नेगेटिव है, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो आप लोगों को याद से हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, इसीलिए हमने इनको एक एक करके सिलेक्ट किया कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो आप ये हम आज से लगभग आपको 60-70 क्वेश्चन करवाएंगे, तो इन 60-70 क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से कर लेना, समझ के कर लेना, फिर ग्रामर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत अच्छे से कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, स्टूडेंट विल हैव टू फिल
इन अ सेपरेट फॉर्म। आपके पास लिखा हुआ है ऑल, यदि ऑल होता तो यहां क्या लिखा होता, प्लूरल लिखा होता, ऑल स्टूडेंट्स लिखा होता। मच नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट कैसा नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर है। फ्यू नहीं आएगा क्योंकि फ्यू के बाद में क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। फ्यू के बाद में क्या आना चाहिए बेटा, प्लूरल आना चाहिए। आपके पास क्या बचता है, ईच बचता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, ईच होगा। इस प्रकार से आप इलिमिनेशन मेथड से चलें, कौन सा सही नहीं है उसको काटते हुए आगे बढ़ेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएंगे। यहां किसका प्रयोग करना, आपको ईच का प्रयोग कर रहा है। जब आपको इंडिविजुअलिटी दर्शानी हो, इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है दो चीजें होती है, तो ग्रुप के रूप में किसी को बता रहे हैं तब वो एवरी है। एवरी स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड, हर स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना चाहिए, एवरी स्टूडेंट। तब क्या लिखेंगे अपन, एवरी लिखेंगे यहां, एवरी स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड, हर बच्चे को हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो यहां किसको प्रयोग कर रहे हैं अपन, एवरी का प्रयोग कर रहे हैं एक ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए। ईच का प्रयोग किया जाता है इंडिविजुअल को इंडिकेट करने के लिए। इस सेंटेंस में देखिएगा, स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म, हर बच्चे को एक अलग अलग फॉर्म भरना है, हर बच्चे की बात आ रही है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां ईच का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई होगी बात बेटा, ये ईच का प्रयोग भी एग्जाम में पूछा जाता है और इसी प्रकार का कोई सेंटेंस आपको मिलेगा। एप्लीकेंट है 5 चॉइसेस, देखिएगा इसमें मच एप्लीकेंट नहीं आएगा। एप्लीकेंट यहां कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या नहीं आएगा, मच का प्रयोग नहीं होना है, ऑल का प्रयोग नहीं होना है। ऑल का क्यों नहीं होगा, यदि ऑल का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जा रहा है तो फिर वो किसके साथ होना चाहिए, प्लूरल के साथ होना चाहिए। और यदि सेवरल का प्रयोग होता ही किसके लिए है, प्लूरल के लिए है। सेवरल का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। आपके पास क्या बचा हुआ है, ईच बचा हुआ है, इसलिए यहां क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा। इस प्रकार से आप एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही शानदार हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस प्रकार से आप, अगर यहां एवरी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, एवरी एप्लीकेंट हैज 5 चॉइसेस, तो एवरी में भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे यूज ऐसे होते हैं जहां ईच और एवरी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको जो ऑप्शंस हैं वो दो नहीं दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा, ईच देंगे या फिर क्या देंगे, एवरी देंगे। उसके बाद देखिएगा भाई, शी हैड ओनली रुपीज लेफ्ट, जब आपके पास यहां ओनली हो और उसके बाद आपको फ्यू और लिटिल में से भरना हो, तो पहली बात तो ये देखना है कि आपका नाउन कैसा है, रुपीज कैसा नाउन है। रुपीज आपका प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ लिटिल का प्रयोग होना चाहिए या फ्यू का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, फ्यू का होना चाहिए। अगर आपके पास ओनली है उसके बाद आपको लिटिल या फ्यू का प्रयोग करना है तो आप पे ए फ्यू या ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहां, ओनली ए फ्यू, यानी कुछ तो है ही। ए फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, ओनली अ लिटिल वाटर इज देयर इन द पॉट। ठीक है, ओनली अ लिटिल, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ओनली का प्रयोग है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए फ्यू करेंगे, इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है। मच का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए होता है, लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए होता है, फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि फ्यू के प्रयोग किसके लिए होता है, ने के बराबर, नेगेटिव सेंस में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 10 क्वेश्चन हमने किस में लिए थे, आपके डिटरमिनर्स में लिए। अब आगे वाले कुछ क्वेश्चंस किसके होंगे, टेंस के चैप्टर से होंगे। देखिएगा, इन 2010 पास्ट की एक्शन है। किसकी एक्शन है बेटा, पास्ट की एक्शन है। और पास्ट की कंप्लीट एक्शन जब होती है, पास्ट की कंप्लीट एक्शन जब होती है तो उसके साथ उसके लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो ही क्या लिखेंगे यहां पर, ही लेफ्ट दिल्ली इन 2010। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। पास्ट की कोई भी डेट इस तरीके से दी जाए, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत आजाद कब हुआ, 1947 में हुआ। तो क्या लिखेंगे आप यहां, अपन लिखेंगे इंडिया गॉट फ्रीडम इन, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो क्या लिखा हमने यहां, गॉट सेकेंड लिखा। समझ में आ गई बात। पास्ट की कोई भी कंप्लीट एक्शन निश्चित समय पे हो या समय नहीं भी दिया हो
तब भी वो किस में लिखी जाती है, पास्ट के सिंपल में लिखी जाती है। क्लियर हो गई बात भाई। हैज लेफ्ट का प्रयोग कहां किया जाता है, वे एक्शन जो अभी अभी हुई है, वे एक्शन जो अभी अभी हुई हैं। उसके बाद में हैड लेफ्ट कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, द ड्रेस इज नियरली आउट। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछते हैं। इसके पूछे जाने की वजह यह होती है कि आपको वर्ब्स जो रेगुलर और इरेगुलर होती हैं उनका पता है या नहीं है। कम से कम टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक दो क्वेश्चन तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में ही पूछ लेता है। देखिएगा, द ड्रेस इज नियरली आउट, ये आपके पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वेयर वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान से समझेंगे, क्या है यहां, इज है, तो क्या है इसमें, वॉर्न आउट, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। दिस ड्रेस इज नियरली वॉर्न आउट, वॉर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉर्न आउट लिखेंगे। क्लियर है भाई। इसलिए इन वर्ब्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे शट वर्ब है, SHUT, सट, कई बार इसकी थर्ड फॉर्म सटेड दे देते हैं जबकि होती नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि इरेगुलर वर्ब से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मच सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सिंस का प्रयोग क्या होता है, उसके दो साइड में क्लोजेज आपको मिलती हैं। सिंस, ये देखिएगा, सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, यहां आपको पास्ट सिंपल मिलता है। ये इस प्रकार की टाइमलाइन बनती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब से आपने ये जगह छोड़ी है, यानी आपने ये जगह छोड़ दी है, ये पास्ट की कंप्लीट एक्शन है, तब से लेके अब तक। सिंस का मतलब यहां यही है, यहां सिंस लिख सकते थे, सिंस जुलाई भी लिख सकते थे, जुलाई से, उसने जुलाई से की जगह क्या लिख दिया, सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, जब से आपने ये जगह छोड़ी है, यानी ये पास्ट की कंप्लीट एक्शन है। और उसके बाद से लेके अब तक, उससे बाद से लेके अब तक के अर्थ में ये सेंटेंस है। मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ हो चुका है, मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ हो चुका है। कब से लेके, जब से आपने ये जगह छोड़ी है तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। इस प्रकार के सेंटेंस जब होते हैं तो यहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, बस एक एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी यदि आपने इन टेंसेस को ठीक से समझ लिया। ऐसा सेंटेंस और भी हो सकता है, ठीक है, जिस प्रकार से देखिएगा, आई डैश 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 सी, नॉट सी भरना मानो इसमें, हर सिंस वी लेफ्ट आवर कॉलेज, COLLEG, जब से हमने हमारी कॉलेज छोड़ी है, मैंने उसको नहीं देखा है। अब देखिए दो काम हो रहे हैं, एक तो सिंस वी लेफ्ट आवर कॉलेज, जब से हमने हमारी कॉलेज छोड़ी है, तो एक काम तो क्या हुआ है, छोड़ने का, तो ये तो कंप्लीट एक्शन है, इसलिए यहां कौन सी फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म। मानो आपने 5 साल पहले छोड़ी है, 10 साल पहले छोड़ी है, तो ये उस समय की कंप्लीट एक्शन है। लेकिन तब से लेके, इस प्रकार टाइमलाइन है, यहां से तब से लेके अब तक आपने उसको नहीं देखा है। और अब तक के अर्थ में, आज तक के अर्थ में, अभी तक के अर्थ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा टेंस प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहां हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसको नहीं देखा है जब से हमने कॉलेज छोड़ी है। इस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप जरूर ध्यान रखेंगे इनका। नेक्स्ट पे आते हैं भी, he said that he had not a more enjoyable, he had not, देखो बहुत आसान सा सेंटेंस है, एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस है, यदि आपने ध्यान दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हैड नॉट पहले से दिया हुआ है तो क्या आना चाहिए, हैड नॉट के बाद भी हैड है तो क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। तो इसमें आप सीधा लिख देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने इस सेंटेंस को क्यों लिया आप लोगों के लिए, इसमें दो क्लोजेज हैं, एक मेन क्लोज है जो किसमें है,
पास्ट टेंस में, यहां देखिएगा ये पास्ट में है, ही सेड, ये जो आपकी क्लॉज है ये किस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट का सिंपल लिखा हुआ है यहां। अगर मेन क्लॉज आपकी पास्ट में है तो आपकी बची हुई क्लॉजेज जो है यानी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में ही होनी चाहिए। और यहां पहले से ही आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया होता है। उसके बाद दो चीज और हैं, यहां देखिएगा सिंपल पास्ट का मतलब, ये जो लाइन मैं बार बार बना रहा हूं ये टाइम लाइन है। टेंस यदि आप टाइम लाइन पे पढ़ते हैं तो आपके कभी भी गलत नहीं होते हैं। मैं अपने बच्चों को टेंस टाइमलाइन पे ही पढ़ाता हूं, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ये टाइमलाइन है, ये देखिएगा यहां कहा, इसका मतलब ये पहले से ही किसकी एक्शन है, पास्ट की एक्शन है। मानो प्रेजेंट मोमेंट यहां है, यहां की एक्शन है। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड नॉट सीन ए मोर एंजॉयबल मूवी, उसने इससे अच्छी मूवी नहीं देखी है। कब, उसके बाद या उसके पहले, उसके पहले यानी आज, इससे पहले की बात है। ठीक है, आगे तो क्या पता देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन इससे पहले की बात है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया, जिसमें कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन है, कंप्लीट एक्शन से पहले की। तो क्या आएगा, हेड प्लस, यहां जो भी एक्शन होगी इससे पहले वो सब किस में होंगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होंगी। समझ में आ गई भाई बात ये। चलो देखिएगा, ये टेंस में एक प्रकार का क्वेश्चन और पूछते हैं, डिग्रीज ऑफ, सॉरी, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं भाई। टेंस में कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें ये अनटिल वाला हो सकता है, अनलेस वाला हो सकता है, ठीक है, इफ वाला हो सकता है। इफ वाला आप तुरंत समझ जाते हैं, अनटिल वाला धीरे समझते हैं। कई बार वेन भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, वेन भी लिखा होता है। इफ और अनलेस वाला नहीं पूछ के क्या पूछ लेते हैं, इस प्रकार का, अनटिल his work, he will not be allowed to go out। तो क्या जाएगा इसमें, ये देखिएगा आपका will not allowed है, यानी ये जो क्लोज आपकी किसमें है, फ्यूचर सिंपल में। तो कंडीशनल सेंटेंस में ये क्लोज यदि फ्यूचर सिंपल है तो ये किसमें होनी चाहिए, प्रेजेंट के सिंपल में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए भैया, प्रेजेंट के सिंपल में होनी चाहिए। और प्रेजेंट के सिंपल का जो इसमें है वो कौन सा है, फिनिशेस। until he finishes his work he will not be allowed to go out। जब तक वो अपना काम नहीं कर लेता है उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना इस बात का, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो कंडीशनल वाले होते हैं तो उनको आप पे टेंस में ही काउंट कर लीजिएगा। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, ये समस्या हमें काफी दिनों से प्रॉब्लम कर रही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ मतलब अब तक काफी दिन हो गए परेशान करते हुए। ठीक है, तो देखिएगा फॉर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइमलाइन पे जब आप लोगे तो ये कोई एक्शन है जो कंटिन्यू चली आ रही है निश्चित समय से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, क्या लिख देंगे भाई, हैज बीन, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज बीन ट्रबलिंग, ये आ जाएगा इसमें। हैज बीन ट्रबल्ड नहीं होगा, ठीक है, बाकी में तो किसी में हैज बीन है ही नहीं, तो ये हैज बीन ट्रबलिंग आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात भी, ठीक है। Our happiness or our sorrow largely due to our own actions, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। और यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। किस में होते हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। क्या क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में, कहावतें होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ होती है, नेचर होता है, लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, ये सब प्रेजेंट सिंपल में होती हैं। तो आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू, क्या लिखेंगे हम इसमें, इज लार्जली ड्यू टू लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बात भाई। ये सेंटेंस क्या है आप देख सकते हैं इसको, और हैप्पीनेस और सोरो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टाइम, ये टेंस में कई बार पूछते हैं। इट इज टाइम, आंसर करो भाई फटाफट इसका। इट इज टाइम वी वेंट होम, इसका अर्थ ये होता है कि समय हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए, अब हमें घर चलना चाहिए। तो अनरियल पास्ट होता है, क्या होता है, अनरियल पास्ट होता है, अनरियल पास्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अनरियल पास्ट। तो अनरियल पास्ट का एक यूज होता है, इट इज टाइम आप पहचान जाना, उसके बाद आपको सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लिखनी है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं इट इज टाइम, ध्यान रखना, इट इज टाइम वी वेंट होम,
इट इज टाइम वी स्टार्टेड द क्लास, इट इज टाइम we started the class, STARTD, it is time we started the class। ये समय है या फिर ये समय हो गया, हमें क्लास शुरू करनी चाहिए। चाहिए के अर्थ में होता है, इसका मतलब ये इट इज टाइम वी शुड गो होम, इट इज टाइम वी शुड गो होम। उसको कैसा लिखा जाता है, इट इज टाइम वी वेंट होम। समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हियर और देयर से सेंटेंस शुरू होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और वहां आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना होता है। हियर कम्स द क्वीन, कि रानी आ रही है। ठीक है, देखिए रानी आ रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, जो इसकी एक्शन होती है वो, लेकिन लिखा किस में जाता है, प्रेजेंट के सिंपल में लिखा जाता है। पहचान कैसे करोगे, आपको हियर और देयर मिलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा, देयर गोज द क्वीन, वहां रानी जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर, क्या लिखेंगे भाई, देयर गोज द क्वीन, देयर गोज द क्वीन। क्लियर है? इस प्रकार के सेंटेंस आपको जरूर याद रखने चाहिए। कई बार क्या होता है, ये जो सेंटेंस, ये जो आपका नाउन होता है, ये प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल दे दिया जाता है। ठीक है, तब आप लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को आप पे रट लेते हैं, या फिर आपकी पहले की प्रैक्टिस होती है, उसमें ज्यादातर सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। एग्जामिनर जानबूझ के क्या करता है कि हियर द काउज ऐसे लिख देता है, हियर द काउज लिख देता है, और फिर आपके पास यही ऑप्शन होते हैं, कम होता है और उसके बाद कम्स होता है। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन होते हैं, अपन दो पे चर्चा करते हैं। इसमें क्या आना चाहिए, हेयर कम आएगा, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस हो गया, अब प्रेजेंट सिंपल का तो रहा, लेकिन ये जो आपका नाउन है क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है भाई, यदि आपको चीजें ठीक लग रही हो तो एक बार फटाफट अपने साथियों के साथ जरूर साझा कर दें, ताकि बाकी लोग भी इस शानदार रिवीजन का, इस शानदार क्लास का फायदा उठा सकें। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो निश्चित रूप से आप पे सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन वगैरह है उसको भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वी दिस प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक। फ्यूचर सिंपल से एग्जाम में लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्यूचर सिंपल नहीं, फ्यूचर से, या तो फ्यूचर सिंपल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो अपन आराम से समझ जाते हैं, नेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं। उसके बाद यदि फ्यूचर टेंस से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, और वहां बाई के साथ आपको कुछ भी टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है, बाय द नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय मंडे, बाय संडे, इस प्रकार से लिखे होते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसमें क्या लिख देंगे, विल हैव कंप्लीटेड लिख देंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। समझ में आ गई बात? फिर कह रहा हूं, यदि फ्यूचर से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो फ्यूचर सिंपल में आ जाता है सीधा सीधा, कोई समस्या नहीं होती है, या फिर ये टेंस आता है। ठीक है, लुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ये आता है। ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि बहुत कम समय में बहुत काम की चीजें हमने यहां से देख ली हैं। एक शानदार रिवीजन आपका इससे हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, लुक द गर्ल इज डांसिंग। देखिएगा, लड़की क्या कर रही है, डांस कर रही है। द गर्ल इज डांसिंग, लुक लिखा होता है, सी लिखा होता है, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, और फिर कहा जाता है जिस प्रकार से लुक द रिवर इज फ्लोइंग। इसी प्रकार के सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, डोंट मेक अ नॉइस, द बेबी इज स्लीपिंग। आवाज मत करो, बच्चा सो रहा है। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडिंग। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रहा हूं। तो इस प्रकार की जो एक्शंस होती हैं, यानी यहां आपके पास एक के इंपेरेटिव सेंटेंस मिलता है, IMPERATIV, यहां आपको एक इंपेरेटिव सेंटेंस मिलता है, और जो दूसरा मिलेगा वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलेगा। कैसे, डोंट मेक अ नॉइस,
डोंट मेक अ नॉइस, आई एम स्टडिंग। अब ये सेंटेंस हो गया आपका, और लिखेंगे फिर आगे आई एम स्टडिंग। ये जो सेंटेंस होगा ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा। समझ आ गई बात भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दे ऑल डे, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। क्यों पूछते हैं कि बच्चों को लगता है ऑल डे से, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन लिखूं। ऑल डे, ऑल डे जो होता है ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, ये उसी प्रकार से यूज होता है जैसे फॉर 3 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंडिकेशन होता है। किसका भाई है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंडिकेशन होता है। CONTI, परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंडिकेशन होता है। ध्यान रखना इस बात का। ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल ईयर, ऑल मंथ, ये लिखे होते हैं यहां, क्योंकि ऑल होता है और उसके बाद में क्या होता है, सिंगुलर लिखा होता है ऑल डे। ठीक है, ऑल के बाद यदि प्लूरल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑल द डेज। वो अलग टॉपिक, उसको फिर कभी चर्चा करेंगे। ऑल डे तो क्या लिखेंगे, दे हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, तो यहां हम लिख देंगे दे हैव बीन वॉकिंग ऑल डे। एक एक सेंटेंस आप भी लिख लीजिएगा इस प्रकार के अपने। ठीक है, द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल नाइट, द बेबी हैज बीन क्राइंग, बच्चा पूरी रात भर से रो रहा है। द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल नाइट, द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल नाइट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, हैज बीन प्लस ING लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट सेंटेंस, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली व्हाइल। इस प्रकार के जो क्लोज कॉम्बिनेशन होते हैं उनको ध्यान रखिएगा। इट स्टार्टेड रेनिंग, प्रसाद, ये यहां जो है ये पास्ट सिंपल का है। 2 एक्शन होती है, एक एक्शन पास्ट सिंपल की, यानी ये कंप्लीट हो जाती है इट स्टार्टेड, और ये कंटिन्यू चलती है। इट स्टार्टेड रेनिंग यानी बरसात शुरू होना। इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात क्या हो गई, शुरू हो गई जब हम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो वाइल वी वर प्लेइंग, एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस। अभी इस प्रकार के सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा। वाइल जो है वो जनरली किसका इंडिकेशन होती है, कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन होती है। वाइल से ऐसा लगता है कि एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, इसलिए यहां इस प्रकार के सेंटेंस लिखे जाते हैं। जैसे he knocked the door while I was sleeping, he knocked the door, when के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, when के अर्थ में। he knocked the door, KNOCKD, he knocked the door while I was sleeping, while I was sleeping, while I was स्लीपिंग। समझ में आ गई भाई, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वो कंटिन्यूअस हो जाएगी। इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं जब दोनों की दोनों एक्शन क्या होती हैं, कंटिन्यू होती हैं। जैसे while I was playing my mother was cooking food, while I was playing my mother was cooking food, तो दोनों एक्शन कंटिन्यू भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों एक्शन कंप्लीट भी हो सकते हैं, दोनों की दोनों। जैसे as soon as I entered the room the students stood up, as soon as I entered the room I switched on the light, as soon as जो ही मैंने ऐसा किया, तो उसमें दोनों की दोनों एक्शन कब होती हैं, सेम होती हैं, एक ही समय होती हैं, इसलिए उसमें दोनों में पास्ट सिंपल भी आता है। तो ये 3 प्रकार के, ये जो कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस का, ये याद रखेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस वो याद रखेंगे। ठीक है, एक आपका जो पास्ट परफेक्ट का है उसमें ये सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट परफेक्ट वाली क्या होती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। जो एक्शन पहले होती है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होती है, जो बाद में होती है वो सेकंड फॉर्म में होती है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कंडीशनल सेंटेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, द टीचर रिवॉर्डेड मी फॉर व्हाट, इसमें भी देखिएगा कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन बताई हुई है, यानी 2 एक्शन हो रही हैं। एक टीचर क्या कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है, दूसरा किस लिए कर रहा है, जो मैंने किया कब, यहां आपको टीचर सम्मानित कर रहे हैं मान लिया, तो आपने काम कब किया, जो करने से आपको सम्मान मिला, आपने निश्चित रूप से पहले किया, तो ये भी एक कंप्लीट एक्शन हो गई, जो कहां है, पास्ट के सिंपल में। ये देखिएगा किसमें है, पास्ट के
सिंपल में है, इससे पहले की जो एक्शन होगी वो निश्चित रूप से किसमें होगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होगी। तो क्या लिख देंगे हम यहां, हैड डन लिख देंगे। क्लियर होगी बात ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और अच्छे से आपको लगे कि ये लगभग घंटे भर की क्लास में हमने क्या कर लिया है, ग्रामर के जो अच्छे क्वेश्चंस थे उनको आपने देख लिया है, रिवीजन कर लिया है उनका। नेक्स्ट देखते हैं। आई यूजुअली इस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, दो एक्शन होती हैं जिसमें एक आपकी हैबिट बताती है और दूसरी आपके प्रेजेंट मोमेंट की जो एक्शन है उसको बताती है। ठीक है, कैसे देखिएगा, आई यूजुअली मैं अक्सर क्या करता हूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूं, ये मेरी आदत है। ये क्या है, मेरी आदत है, हैबिट है, ये रिपीटेड एक्शन है। क्या बेटा, ये RAPEATD, ये आपके रिपीटेड एक्शन है और रिपीटेड एक्शन हमेशा किसमें होती हैं, प्रेजेंट के सिंपल में होती हैं। रिपीटेड एक्शन किसमें होती हैं भाई, प्रेजेंट के सिंपल में होती हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? तो इसमें प्रेजेंट सिंपल, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। आगे देखिएगा, बेट टुडे, लेकिन आज, द हिंदू, लेकिन आज मैं क्या पढ़ रहा हूं, द हिंदू पढ़ रहा हूं। तो ये तो आपकी जो है प्रेजेंट को बता रही है, जबकि ये आपकी हैबिट बता रही है। तो क्या लिखेंगे इसमें, बट टुडे आई एम रीडिंग, बट टुडे आई एम रीडिंग, ये लिख देंगे आप लोग यहां, आई एम रीडिंग, बट टुडे आई एम रीडिंग लिख देंगे। समझ में आ गई बात भैया? क्लियर है ना? इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई भी और एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं कि भी जनरली मैं ये करता हूं लेकिन आज मैं ये नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जनरली मैं चाय लेता हूं लेकिन आज मैं क्या ले रहा हूं, कॉफी ले रहा हूं। ठीक है, जनरली आई टेक टी बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी हो सकते हैं। ये देखिएगा, द टीचर सेड दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि एक क्लॉज यदि पास्ट में है, ये आपका सेट जो है वो किसमें है, पास्ट में है, तो आगे भी क्या होनी चाहिए, पास्ट होनी चाहिए। और इसी बात का फायदा एग्जामिनर उठाता है, वो हमें जानने की कोशिश करता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अब यहां क्या लिखेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जबकि ये जो है आपका ऑयल और वाटर, पानी जो है वो पानी पे, तेल जो है वो पानी पे तैरता है। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ये फैक्ट है। समझ में आ गया? और साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे किसी भी क्लॉज में हो, कहीं भी हो, इनको चेंज नहीं किया जाता है। ऐसा हम लोग नरेशन में भी पढ़ते हैं। तो चेंज होंगे क्या, ये नहीं होगा। तो फिर ये कौन से टेंस में आते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ, ये आते हैं आपके प्रेजेंट के सिंपल में। ये किस में आते हैं भाई, आपके प्रेजेंट के सिंपल में आते हैं। तो क्या लिख देंगे, प्रेजेंट के सिंपल में आते हैं तो ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है। देखिएगा, यहां भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको ऑप्शंस देखने बहुत जरूरी होते हैं। एक एक बिंदु को आप ध्यान से देखें, आपको लगा कि प्रेजेंट सिंपल है और आपने क्या कर दिया, ये वह भर दी फ्लॉट, और बाद में आके देखते हो कि यार ये तो गलत हो गया। एक एक जो मार्क्स होता है आपका वो बहुत ही कीमती होता है। आपने इतने दिनों से तैयारी की है और फिर छोटी सी सिली मिस्टेक आप लोगों को समस्या में डाल सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग के एक बार इस प्रकार से चीजें ध्यान से देख लें, ताकि आपको वहां एग्जाम में लगे कि ऐसी गलती भी हो सकती है, सर हमें बता रहे थे कि इस प्रकार की गलती हो सकती है। ये देखिएगा, तो कहां आएंगे आप पे, फ्लॉट्स में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ऐसा ही एक सेंटेंस और भी होता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, पूछा हुआ भी है, माई टीचर सेड दैट, या फिर माई टीचर टोल्ड अस दैट, माई टीचर टोल्ड अस दैट the earth dash 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 round the sun, round the sun। तो इसमें भी क्या लिखेंगे अपन, the earth moves round the sun, earth moves। चाहे पहले क्या हो आपके पास, ये पास्ट है, तब भी हम इसको किस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही सेंटेंस ये है। The doctor was very tired, डॉक्टर बहुत थका हुआ था। कब, अब नहीं, पहले की बात है। थका हुआ था क्यों, एज अलोन, क्योंकि उसने उससे पहले कुछ कर लिया था। थका हुआ था यानी यहां पास्ट की एक्शन है,
भाई ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग मान लेते हैं, मैं अब कह रहा हूं कि डॉक्टर थका हुआ था, इसका मतलब पास्ट में यहां है। क्यों थका हुआ था? कि उसने काम कर लिया था, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि वर्ब जो है वो क्या है? वर्क है। काम कब कर लिया था? इससे पहले कर लिया था। तो क्या लिखेंगे हम इससे? यहां हैड वर्कड है क्या भाई? कहीं या तो हैड वर्क है, हैड वर्क है ही नहीं कहीं, तो क्या लिखेंगे? हैड बीन वर्किंग। क्या लिखेंगे? द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग अलोन, क्योंकि वो अकेला ही काम कर रहा था, अकेला ही काम कर रहा था। ये सारे नहीं आएंगे। क्या आएगा? ये आपके पास ऑप्शन है, ये आप लिख देंगे। ड्राइव कॉशियसली, ये वही सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था कि पहला जो सेंटेंस होता है वो आपका कैसा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी मिलेगा या तो, या फिर कैसा मिलेगा? इंपेरेटिव मिलेगा। ये मिला क्या इंपेरेटिव? ड्राइव कॉशियसली दिख रहा है। तो इसके बाद फिर कौन सा होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टॉप, डोंट मेक ए नॉइस, सी, लुक, लुक द बेबी इज प्लेइंग, सी द गर्ल इज डांसिंग। उस प्रकार के सेंटेंस जो हमने लिखे थे वो बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस थे, ये भी वैसा ही है। ध्यान से चलाइएगा। ड्राइव कॉशियसली, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आएगा यहां। क्या आएगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रॉड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रॉड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नो सूनर डिड। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे हुए हैं भाई। हम जब पेपर देख रहे थे पुराने पेपर्स को उठा के, तब भी कई बार पूछा हुआ सेंटेंस है, इसलिए हो सकता है कि आपको फिर एग्जाम में पूछे नो सूनर डिड। देखो नेगेटिव है इसलिए डिड पहले ही आ जाता है, और डिड यहां आ गया, इसका मतलब ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि डिड को जब आप ऑपरेटर के रूप में यूज करते हैं, यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो ये फिर यहां आपको बेस फॉर्म यूज करनी होती है। नो सू डिड ही टेयर, ये लिखेंगे आप यहां। क्या लिखेंगे? और नो सूनर के बाद में यहां जो देन लिखना होता है, ठीक है, और ये भी कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा, यस, मेका इन राजस्थान इज फाउंड, पाई जाती है। क्या लिखेंगे? इज फाउंड, ये लिखेंगे आप। इज फाइंड की सेकंड फॉर्म है, थोड़ी थर्ड फॉर्म है फाइंड। एक फाउंड होती है, FOUND, फाउंड। फाउंड फर्स्ट फॉर्म भी होती है, जैसे किसी चीज की स्थापना करना, इट वॉज फाउंडेड, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड, दिस वॉज फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब किसी की नींव रखना, किसी की स्थापना करना, वो फाउंड होता है। और उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है, सेकंड फॉर्म, तो फाउंडेड होती है। ये यहां उस सेंस में नहीं है, किस सेंस में है? फाइंड के सेंस में है। तो क्या लिख देंगे? इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो फाउंड होती है, FOUND, फाउंड। तो क्या लिख देंगे? बी प्लस फाउंड, तो क्या लिख देंगे? इज फाउंड लिख देंगे, इज फाउंड। समझ में आ गई भाई बात है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। अब आता है अपना, दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। कौन से? एक के डिटरमिनर्स का कर लिया, और एक कौन सा? टेंस का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं नरेशन पे। नरेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस नरेशन में ज्यादा पूछे हुए हैं। ही सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, आपको चेंज करना है। देखिएगा, इसमें सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, तो यहां जब यू होता है तो आप इसको आई मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? आई मान लीजिएगा। उसने कहा, मेरे से कहा कि तुम ऐसे हो, तो यू मस्ट। दूसरी बात इसमें यह है कि मस्ट को चेंज करें या नहीं करें, तो मस्ट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। दो चीजें इसमें पूछी हुई हैं, इसलिए इस सेंटेंस को एग्जाम में पूछा है। क्लियर है? तो ही सेड, क्या कर देंगे अपन इसमें? ही सेड टू मी, आगे देखिएगा, आई हैड नॉट ब्रोकन माई प्रोमिसेस, सी वॉन्ट, सी सेड, कोई दिक्कत नहीं है, यू किस में बदलना चाहिए? सी सेड टू मी था तो आई होना चाहिए। आई मस्ट नॉट ब्रेक, आई मस्ट नॉट ब्रेक, एक तो इसमें है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। देखिएगा, मस्ट नॉट और किस में है ही नहीं किसी में। ये होता है आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। कोई तो कोई फैक्ट को पकड़ोगे, एक फैक्ट को ठीक से पकड़ लो। अब देखिएगा, बाकी किसी में भी मस्ट नॉट है ही नहीं,
इसमें नहीं है, अच्छा इसमें भी है मस्ट नॉट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है एक में, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ही सी टॉल्ड मी दैट कंजंक्शन आ जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में कंजंक्शन क्या लिखते हैं, कंजंक्शन दैट लिखते हैं, इसलिए दैट लिख दिया हमने। आई क्यों आया यहां, मैंने आपको बताया ही सेड टू मी मानना चाहिए, और मी ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या बन गया, आई बन गया, मस्ट नॉट ब्रेक माई, और फिर आई के साथ क्या हो गया, मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, आई के लिए क्या बन गया, माई बन गया। इतनी ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से एक चीज को, नरेशन वॉइस और ट्रांसफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके ऑप्शंस में ही पता होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे आसान क्वेश्चन वही होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ही सेड, इसमें देखिएगा फिर नहीं दिया है, सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे, क्योंकि इसमें भी यू सब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसा आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये देखिएगा वेयर से बना हुआ है, इसका मतलब कंजंक्शन क्या आना चाहिए, वेयर आना चाहिए। किस किस में वेयर है, किस किस में वेयर है, इसमें नहीं है, इसका मतलब बाकी में है। थोड़ा और देखते हैं, ही सेड टू नहीं आएगा, क्योंकि वेयर होता है तो क्या आता है, आस्ट आता है, तो इसमें क्या है, आस्ट है। ये दो चीजें यहां से मिल रही है, हमें मिल रही है ना। अब आगे देखेंगे क्या है, वेयर आर यू गोइंग, इसका मतलब क्या आना चाहिए था, वॉज गोइंग होना चाहिए था। ही आस्क्ड मी वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अब इसमें देखिएगा योर है, आई के साथ योर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। ठीक है, बस यही कंफ्यूज होता है इसमें, और ये आपको आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। ये जो आपके गलत होंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर वाला ऑप्शन भी तो लगभग ऐसा ही है, आपको देखो ये लगेगा कि यार इसमें भी यहां तक सेम ही है, यहां तक सेम ही है, फिर यहां आके देखो इसमें क्या है, चेंज है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप करें तो बस उनको ध्यान से पढ़ लें। आपकी प्रैक्टिस की हुई है, आपको नरेशन आते हैं, सारे काम हैं, लेकिन आप क्या कर लें, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लें। आपके जो पेपर होगा 150 नंबर का, उसमें से कम आप मान के चलना, यदि आपने ठीक प्रकार से टेस्ट नहीं दिए हैं तो पेपर दे के बाहर निकलोगे तब 3 से लेके 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ये कहेंगे कि मुझे आते थे लेकिन मेरे गलत हो गए, मेरे को आते थे लेकिन क्या हो गए, मेरे गलत हो गए, फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी आपकी। इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार दो ऑप्शन बहुत नजदीक के होते हैं। अब समझ में आ गया इसमें आंसर क्यों हुआ वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इनटू द सी। देखो हमने 2-3 सेंटेंस लिए, पहला कैसा लिया, असर्टिव सेंटेंस लिया, दूसरा कैसा, इंटरोगेटिव लिया, इस बार कैसा ले लिया, इंपेरेटिव ले लिया, ताकि एक बार आपका रिवीजन सबका हो जाए। सेड बदलेगा किसमें, माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। माई मदर एडवाइज्ड मी, टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है। क्या होता है बेटा, नॉट टू होता है। अब देखिएगा इसमें नॉट टू कहां है, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो फार अवे। चौथा ऑप्शन भी देख लें, माई मदर सजेस्टेड दैट आई शुड नॉट स्विम फार, नहीं ऐसा नहीं है इसमें, तो इसलिए देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ के जरूर देखिएगा, तब जाके आपके नरेशन के जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, कई बार एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ऑप्शंस थोड़े लंबे लंबे होते हैं, बच्चे में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो ध्यान से हर एक ऑप्शन को पढ़ ले। बस यही गलती करता है वो, क्योंकि उस समय एग्जाम हॉल में उसकी जो इमोशंस होती हैं वो थोड़ी हाइपर होता है, वो एक्साइटेड होता है, उसको जल्दी करने होते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, पहले 1-2 क्वेश्चन गलत हो चुका होता है, उसका प्रेशर होता है। फिर भी आप अपने आप को कूल काम कंपोज रखें और ध्यान से पूरे ऑप्शन पढ़ें, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। सॉरी भाई।
हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट यट, सी सेड। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन है, इसलिए एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ही आस्क्ड, ठीक है, इफ तो ठीक है, वेदर भी ठीक हो सकता है, इफ भी ठीक है, और चौथे में है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, कम से कम कौन सा नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं इसमें, हैव यू सबमिटेड, इसका मतलब एक बात और ध्यान रखना, अब जो इसमें वर्ब मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, आपकी हैड वाली मिलेगी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ये हो सकता है, इसमें हैज प्लस है, ये नहीं हो सकता। इनके यहां क्रॉस लगा लेना, ये नहीं हो सकता। ये देखिएगा वॉज है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद और देखिएगा, ये हम पहले ही क्रॉस लगा चुके हैं, ये नहीं होगा। अब चाहे आपको बाकी आता हो या नहीं आता हो, आपका आंसर कौन सा हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दिस इज द वे, दिस इज द राइट वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर। अब देख लेते हैं इसको, क्या ये सही है क्या। ही आस्क्ड हिम, ठीक है, सी सेड हो गया, उसके बाद में इफ हो गया, ये ही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। ही हैड सबमिटेड हिज, ही के साथ क्या गया, हिज आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यही आपका आंसर है। मोहित सेड टू मोनो वेयर इज योर हाउस। मोहित सेड टू मोनो, मोहित ने मोनू से कहा वेयर इज योर हाउस। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, देखिएगा, इसमें जो आप पे सब्जेक्ट बनाएंगे वो पूरा का पूरा योर हाउस बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, योर हाउस बनाएंगे, इसलिए बच्चा गड़बड़ कर देता है इसमें। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। देखो ये भी कई बार पूछते थे पहले एग्जाम में। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। बस बिल्कुल वैसा ही है ये, व्हाट इज योर नेम, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है क्या ये इंटरोगेटिव साइन, इन्वर्टेड कोमा कहां आता है, तो ये सारी चीजें इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है। द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, व्हाट लगा दिया। अब यहां जो आपको नॉमिनेटिव क्लोज के लिए यहां सब्जेक्ट चाहिए वो कौन सा है, इसमें योर नेम है पूरा का पूरा, ठीक है। और योर किसके अनुसार बदल जाएगा, मी के अनुसार। तो व्हाट माई नेम वॉज। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और कोई समस्या नहीं है। अब आपको ये ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर, कोई समस्या नहीं है, सब में वेयर है, लेकिन वेयर के बाद तुरंत वॉज है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। नरेशन में कंजंक्शन के बाद आपको नॉमिनेटिव क्लोज मिलेगी, यानी सब्जेक्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। योर हाउस वॉज, ये ठीक लग रहा है। वेयर योर हाउस हैज बीन, ये नहीं होगा। वेयर हिज हाउस वॉज, दो चीजें ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा। दो ऑप्शन हमारे पास हैं जो सही हैं, उनमें क्या अंतर है और कौन सा होना चाहिए। देखो अब आपको, मोहित आस्क्ड मोनो, यहां तक कोई समस्या नहीं है। वेयर योर हाउस नहीं होगा, क्योंकि योर जो है वो किसके अनुसार बदल जाएगा, मोनू के अनुसार बदल जाएगा, और मोनू कौन है, हिज है, इसलिए क्या आ जाएगा, हिज हाउस वॉज। अब देखिएगा आसान क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कई बच्चे क्या करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, सही कर देंगे, जबकि वो जो गलती करेंगे वो केवल जल्दबाजी की वजह से गलती होगी। तो ये ध्यान रखना, आपको ये रिवीजन करवाने का मकसद यही है कि आप कहां कहां गलती कर सकते हैं वो ध्यान रखना है। हैड बेटर क्या है, यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर, अच्छा रहेगा पानी नहीं पिए। सी सेड नॉट टू ड्रिंक वाटर, ये नहीं होगा। सी टोल्ड अस, ये नहीं होगा। सी एडवाइज्ड अस, हैड बेटर का जो सेंस होता है वो एडवाइज के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है भाई, एडवाइज। और यदि एडवाइज नहीं होता तो क्या होता, हैड बेटर का हैड बेटर भी यूज किया जा सकता था,
जैसे मस्ट को हम क्या लिखते हैं, मस्ट यूज करते हैं, वैसे ही हैड बेटर को भी यूज किया जा सकता था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसने एडवाइज लिखा है तो और भी ठीक है, इसलिए ये आंसर इसका क्या हो गया, सही हो गया। He said that he would go as soon as it was possible. ये क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है कि जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछे, ये आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछे, हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट देके क्या कर ले, डायरेक्ट पूछ ले, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। He said that he would, he said he would, इसका मतलब ये क्या है, ये आई है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है, तो एक तो यहां क्या आएगा, आई आएगा, वुड है तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, वॉज है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब देख लो इसमें, ही सेड आई, ठीक है, आई विल की बजाय सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आई वॉन्ट, आई सी विल गो, सी तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, पहले वाला ही आंसर हो जाएगा। ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। समझ में आ गया होगा भी ये। तो जब आपको अपनी प्रैक्टिस की हुई होती है, कैसे भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की होती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ गया, थोड़ा उल्टा आ गया, तो फिर इसको क्या करें, इनमें से बना के देख लें, ज्यादा कंफ्यूज हो तो इसका बना के देख लें, इसका बना के देख लें, इसका बना के देख लें, तो सही हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस के करके जाइएगा 5-10 क्वेश्चन के, और तैयार रहिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा भी, आई डोंट नो द वे डू यू, ही आस्क्ड, आई डोंट नो द वे, मुझे नहीं पता रास्ते का। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं जिसमें 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक ही रिपोर्टेड स्पीच में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये देखिएगा आपका असर्टिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस है इसी में, और इसी में ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, INTERROGATIV, यानी एक ही में 2 प्रकार के सेंटेंस है। समझ में आ गई बात में। जब 2 प्रकार के हैं तो उनका आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे, देखो, he said, एक बार आप इसका मान के करो और फिर इसका मान के करो, दोनों को इस प्रकार से करोगे तब आपको यह हो जाएगा। he told me, he said that he did not know the way and did I know it, ये यहां गलत हो गया, did I know it, ये गलत हो गया। he told me that he was not knowing, not knowing का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक। he said that he did not know the way and asked me, ये है देखिएगा, पहले इसका बनाया he asked I don't know the way, तो he said that he did not know the way। दूसरा है do you, ये आपका क्वेश्चन है इसलिए यहां क्या आ गया देखो, and asked, क्वेश्चन के लिए आपने क्या लिख दिया, asked लिख दिया, me if I did, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है तो क्या लिख दिया, if I did। समझ आ गया बात में, क्लियर है ना। इसमें 2 प्रकार के हैं तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक सेंटेंस और लिख के दिखाता हूं आपको इस प्रकार का, देखो इसके में he said to me, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। he said to me, नरेशन में क्या होते हैं, ऑप्शन बड़े होते हैं तो बच्चा उसको पूरा पढ़ता नहीं है, पेशेंस नहीं होने की वजह से। he said to me, where are you going, he said to me, where are you going, please help me, please help me, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखो इसमें ये तो सेंटेंस है कैसा आपका इंटरोगेटिव, और ये कैसा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप यहां से बना लेंगे इसको। he asked me, where कंजंक्शन लगा देंगे, where are you going, तो where I, ठीक है, क्या लिख देंगे, देखो यू के अनुसार क्या बन गया, आई, आर किससे बन गया, where I was going, ये हो गया, एंड लगाएंगे फिर यहां। अब आप मान के चलोगे आपके पास क्या है, he said to me please help me, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, and requested me,
and requested me to help him। ठीक है भाई, ये मी है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहां तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, टू हेल्प हिम। चीजें क्लियर हो गई भी, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, आप अपने आप को थोड़ा तैयार रखिएगा इसके लिए भी। द कैप्टन सेड हुर्रा वी स्कोर्ड ए गोल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किसी भी प्रकार का एक्सक्लेमेटरी आ सकता है, इस प्रकार का पूछा हुआ था एग्जाम में, तो हमने इसको क्या कर लिया, लिख लिया। एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली ये नहीं आएगा, exclaimed with joy that the captain exclaimed with joy that they had, देखो we scored सेकेंड फॉर्म है तो had scored यहां आ जाएगा, ठीक है। the captain expressed joy ये ठीक है, इसमें exclaimed with joy, ठीक, that they had scored a goal, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। I said to my brother let us go, इस प्रकार का भी एक सेंटेंस आता है एग्जाम में, कैसा, लेट से बनने वाले सेंटेंस, ठीक। तो लेट से बनने वालों में क्या करेंगे, आई सेड टू माई ब्रदर, ठीक है। तो लेट वाले में क्या आता है, सजेस्टेड आता है, देखते हैं कौन से में सजेस्टेड, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, सजेस्टेड के साथ टू भी आता है, तो क्या लिख देंगे, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। इसमें जो आपको एक बात समझने की है वो ये है कि यहां आई है और यहां क्या है, माई ब्रदर है, तब कोई बात नहीं, यहां आप लिख देंगे वी शुड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहां वी शुड लिख देंगे। मानो ये ऐसा नहीं होता, और एग्जाम की बात बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन में गड़बड़ होती, रमेश सेड टू पूजा, ये होता मानो यहां रमेश सेड टू पूजा, ये होता मानो यहां रमेश सेड टू पूजा, और आगे यही होता लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, तब यहां आपको दे लिखते, आप लोग क्या लिखते, यहां वी के स्थान पे क्या लिखते, दे लिखते, क्योंकि अब तो वी तो कहीं है ही ना, फर्स्ट पर्सन तो ऊपर कहीं है ही नहीं, सिर्फ क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहां भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहां से कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम रटे हुए से ही होते हैं कि क्या लिखना होता है, वी शुड लिखते हैं, जबकि वहां वी शुड नहीं आएगा, क्या लिखना होता है, दे लिखना होता है। तो ये हमने इसलिए इस सेंटेंस को लिया है। किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये क्यों लिया भाई, ये इसलिए लिया कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई प्रोवर्ब है, कोई मुहावरा है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, कोई साइंटिफिक ट्रुथ है, तो फिर उसको चेंज नहीं किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी वॉज अ जॉय फॉर एवर, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये देखिएगा, किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है। आप ऑप्शन देखेंगे बहुत कम अंतर होता है, देखिएगा, किड्स सेड दैट थिंग्स ब्यूटीफुल नहीं होगा, किड्स सेड दैट ए ब्यूटीफुल थिंग इज जॉय, आगे नहीं लिखा इसलिए ये नहीं होगा। तो आप जब तक इनके ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तब तक मामला बैठेगा नहीं। जैसे ये हो सकता है, माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माई टीचर सेड, माई टीचर सेड honesty is the best policy, honesty is the best policy, इसका क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा, ठीक है, ये भी चेंज नहीं होगा, honesty is the best policy। समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। अब आता है हमारा, देखो हमने नरेशन में काफी क्वेश्चंस किए और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप तैयारी जरूर कर लेना। नरेशन के सॉल्यूशन के दौरान हमने एक चीज सीखी, क्या है, ऑप्शंस लंबे होंगे, ऑप्शन लगभग एक जैसे होंगे, इसलिए ऑप्शंस को धैर्य के साथ पढ़ना आवश्यक है। ये बात हमने नरेशन के सॉल्यूशन के दौरान सीखी, यही सीखी। चलो अब हम पढ़ते हैं वॉइस, कुछ क्वेश्चंस वॉइस के करेंगे। अब इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी,
इट इज टाइम वाले सेंटेंस जो होते हैं उनकी पैसिव बनती है इट इज टाइम फॉर द क्लास। इट इज टाइम, उसके बाद फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इट इज टाइम कैसे बन जाएगी? इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड। टू बी स्टार्टेड, क्योंकि एक्चुअली पैसिव जो बनानी है वो टू प्लस स्टार्ट की बनानी है, टू इन्फिनेटिव की बनानी है। और टू इन्फिनेटिव की पैसिव क्या होती है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसकी पैसिव बन जाएगी इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड। तो कौन सा देखिएगा? इट इज टाइम फॉर द क्लास, ये है, इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड। इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड, ठीक है। इट इज टाइम टू शट द शॉप। इट इज टाइम टू शट द शॉप। इस प्रकार के सेंटेंसेस में होते हैं। हु टॉट यू ग्रामर, ये बहुत बार पूछा हुआ सेंटेंस है, हालांकि आप सबको आते होंगे ये सेंटेंस, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। हु की जो होती है वो किस में होता है? बाई हुम में होता है। तो ये देखिएगा, हु यहां है तो यहां भी बाई हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और कौन सा है? ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बाई होम। हु से क्या बन जाएगा? बाई होम से। उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। बाई होम वर यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू के अनुसार वर होना चाहिए। बाई होम वर यू टॉट ग्रामर, ठीक है। यानी हु वाला सेंटेंस आपसे फिर पूछ सकते हैं, इसलिए इसकी तैयारी आप पे जरूर कीजिएगा। पीपल थिंक सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, इस प्रकार के सेंटेंस भी पूछते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसकी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो यहां से बना लो पीपल थिंक का, इट इज थॉट। इट इज थॉट ऐसे बनती है यहां से, और ये क्लॉज जो की तो लिख दो, इट इज थॉट सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, ठीक है। दूसरा ये भी बन सकता है, सचिन इज थॉट टू बी द बेस्ट क्रिकेटर। यहां से बनाएंगे तो क्या बना लेंगे? सचिन इज थॉट टू बी द बेस्ट क्रिकेटर। दो प्रकार से इसकी पैसिव्स बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा। सचिन इज थॉट हमने दोनों लिख दिए हैं, इट इज थॉट वाला भी, दैट सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, सचिन इज थॉट टू बी द बेस्ट क्रिकेटर, और डी ऑप्शन दे दिया है ए और बी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हो आप उनको जरूर देख के जाइएगा। ऑल सॉन्ग्स इंटरेस्ट मी, इस क्वेश्चन को लेने की वजह यह है कि कई बार प्रेपोजिशन जो बाई यूज नहीं होती है, बाई के अलावा कोई प्रेपोजिशन यूज होती है, और जब बाई के अलावा कोई प्रेपोजिशन यूज हो तो उस वर्ब के अनुसार होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे नो के साथ क्या यूज होती है? टू यूज होती है। सरप्राइज के साथ एट वर्ब यूज होती है। इंटरेस्ट के साथ इन, INTEREST, इंटरेस्ट के साथ इन। बस इस क्वेश्चन को पूछे जाने का यही मकसद है और एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑल सॉन्ग्स इंटरेस्ट मी, तो क्या आएगा? मी क्या आ जाएगा? आई। इंटरेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या आएगा? आई एम। देखिएगा आई एम कौन कौन से में है? आई एम इंटरेस्टेड इन ओल्ड सॉन्ग। विद नहीं आएगा, क्या आएगा? इन ओल्ड सॉन्ग्स आएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन ओल्ड सॉन्ग्स आएगा। बाकी तो जो कहते हो है, बाई नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो बाई लिखा हो, ये नहीं आएगा। विद नहीं आएगा, क्या आएगा? इन आएगा। नो का जरूर पूछते हैं भैया, कई बार नो पूछते हैं, जिस प्रकार से आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, तो इसकी पैसिव्स बनती है ही इज नॉन टू मी, क्या आ जाएगा? नॉन टू मी आ जाएगा। Everybody knows that he is rich. Everybody knows that he is rich. पैसिव्स बनाओ भाई इसके, आप लोग भी करो थोड़ी सी मेहनत, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। Everybody knows that he is rich. That he is rich, everybody know, ये नहीं होगा। He knows that, ये नहीं होगा। आप इसमें से देखिएगा पैसिव्स का सेंटेंस कौन सा है? पैसिव्स का सेंटेंस कौन सा है? बाकी तो सेंटेंस ही पैसिव में नहीं है। ये पैसिव में नहीं है, ये भी पैसिव में नहीं है,
ये भी पैसिव में नहीं है, बाकी तो सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कौन सा? इज, ये देखिए बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही इज नॉन टू बी रिच, एवरीबॉडी नोज दैट ही इज रिच, तो क्या आएगा? ही इज नॉन, जैसा हमने भी बनाया था पीपल थिंक वाला, ठीक है, वैसा ही सेंटेंस है, ही इज नॉन टू बी रिच। इस प्रकार के सेंटेंस जरूर देख के जाइएगा, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां इस प्रकार के सेंटेंस जरूर किए होंगे, और नहीं किए हैं तो एक बार अब देख लेना, अभी भी आपके पास समय, एक बार जरूर इनको देख लेना। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द, यस, व्हाई डिड यू बीट योर ब्रदर। इसके पूछे जाने की दो वजह हैं, एक तो बीट जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ही, तो डिड पास्ट सिंपल है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? वॉज वर्ब आनी चाहिए। कौन कौन से में है वॉज? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और दूसरी बात इसमें है और इसमें है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में यह अंतर है कि इसमें वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसमें वाई के बाद नहीं है, जबकि पैसिव वॉइस में जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस जो है आपका ये सही नहीं है, बाकी तो सेम ही है। तो वाई वॉज योर ब्रदर बिटन बाई यू, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। पर तो कितना माइनर डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है, लेकिन वहां एग्जाम में ये अंतर ही आपको परेशान कर देता है, क्योंकि एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आप अपनी क्षमता का केवल 70% होते हैं। आप बाहर आके करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम का अपना प्रेशर होता है, पहले दिन की नींद होती है और भी कई चीजें होती हैं, तो फिर आपको वहां मान के चलेगा कि आप अपना 70% ही दे पाते हैं, तो वहां आपको धैर्य के साथ एक एक ऑप्शन को, नरेशन, वॉइस और ट्रांसफॉर्मेशन, 3 चैप्टर में आपको एक एक ऑप्शन को ठीक ढंग से पढ़ना है, फिर गलत नहीं होगा बस। द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम, ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस अभी है। अब जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी, तो आपको पता होना चाहिए सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में आपको एक ही क्लोज होनी है, दोज हु आर हेल्पलेस, तो इसको हम क्या बना देंगे? बना देंगे एक ही, दोज हु, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। ये भी नहीं है, हु लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो एक ही बचता है, देखो कितना आसान तरीका है, एक ही सेंटेंस है जो आपका कॉम्प्लेक्स बचता है, और वो कौन सा है? द हेल्पलेस डिजर्व, दोज हु आर हेल्पलेस को हमने क्या बना दिया? द हेल्पलेस बना दिया, और ये आपका सेंटेंस कैसा बन गया? सिंपल बन गया। क्लियर है भाई? चलो आगे देखिएगा। Being ill, he did not appear for the examination, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आपको बनाना कंपाउंड है, जब कंपाउंड बनाओ तो अपने दिमाग में याद रखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। ये देखिएगा, he being ill, ये कंपाउंड है ही नहीं। It was for the, ये भी कंपाउंड नहीं है। He was ill and, ये क्या है आपका? कंपाउंड सेंटेंस है। Being ill, ये नहीं है, तो he was ill and did not appear for the examination। आसान सा काम है, कोई समस्या नहीं है किसी तरह की। यदि आपने चैप्टर को एक बार पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ बच्चे हैं जो अभी क्लास देख रहे होंगे जिन्होंने चैप्टर बिल्कुल पढ़ा हुआ ही नहीं है, फिर उनके चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बेटा ये रिवीजन क्लास है। आशा ये करते हैं कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। हम केवल और केवल आपका रिवीजन करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आप कैसे चीजों को ढूंढेंगे। ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इस प्रकार का बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओनली द ब्रेव डिजर्व दिस, ओनली द ब्रेव डिजर्व दिस, BRAV, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स, DESERVS, डिजर्व्स, ओनली द ब्रेव डिजर्व दिस, ठीक है। ओनली द ब्रेव डिजर्व दिस, DESERV।
ठीक है भाई, बस ऐसा ही सेंटेंस है। देखो इसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो ये ओनली वाले हों तब आप क्या कर देना, नन और बट कर देना। क्या कर देना, नन और बट कर देना।